हेलो एवरीवन एंड टुडे वी गोना बिगिन विथ वेक्टर्स। 11th में आते ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है वेक्टर्स। तो हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग साथ में। तो वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी possessing direction as well as magnitude and which also follows law of vector addition। ठीक है। तो डेफिनेशन से क्या पता चलता है? डेफिनेशन से पता चलता है कि जो वेक्टर्स होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हैं। ये आगे मैं पढ़ाऊँगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, लेकिन इसके पहले आप कुछ एग्जाम्पल जान लें। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। आप सब लोग 10th से पास होके आए होंगे तो जानते होंगे कि डायरेक्शन जो होता है उसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। ये नहीं मैटर पड़ता कि आप कौन से पाथ से जा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये मैटर करता है कि आपने पाथ कौन सा चुना है। और साथ में वेलोसिटी का भी एक डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन और बहुत सारे हैं, जैसे कि फोर्स भी आप कह सकते हैं, मोमेंटम भी हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं वेक्टर्स के, ठीक है। ये तो हो गई ऊपरी ऊपरी बात, जिससे कुछ मतलब आना नहीं है। ये बातें आप बहुत पहले से भी जानते ही होंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जो हम लोग इसका मेन, जिसे कहते हैं ना एकदम बायो था ये सब, अब हम लोग इसका मेन पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपकी शुरुआत होती है। वो है पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक पहले उसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय उसका डायरेक्शन, इसको ए कैप कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ये ए कैप इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो फिर यहाँ पर अगर मॉड ए को लिखें तो इसको कहते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी लिखा है। और ए कैप यहाँ पर है, इट गिव्स डायरेक्शन। पहली बात तो इट गिव्स डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बताता है। उसके बाद ये यूनिट वेक्टर है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है, अब इस नाम से कंफ्यूज ना होइएगा कि यूनिट वेक्टर क्या है सर यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो एक वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, वो उसका यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। इसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार वाइंड अप कर दे रहा हूँ सब कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पोजेस करते हैं, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे भी फॉलो होते हैं। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काफ़ी सारे हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? मान लिया कि एक वेक्टर ए है, उसके मॉड से और उसकी डायरेक्शन, उसका मॉड और उसका डायरेक्शन दोनों हमें बताना होगा, ठीक है। दोनों को बताना होगा साथ में, ठीक है।
मॉड ए यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया, और ए क्या है, डायरेक्शन, और इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो एक वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। इसमें हम और आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला टाइप है इसमें ज़ीरो वेक्टर। क्या होता है ज़ीरो वेक्टर, साथ में लिखेंगे सब लोग, अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नल वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, और इसको हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अगर देखो इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन वो हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल मान लो कि जैसे कि एक कार है, ठीक है, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं ट्राई करूँगा कि ठीक ठाक बन जाए। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये इधर इसकी डायरेक्शन है बताया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाए तो चलेगी इसी डायरेक्शन में। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया तो उसकी डायरेक्शन भी नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है। वैसे इसके ऊपर कोई भी सवाल पूछा नहीं जाता, ये जनरल जानकारी ये पता होना चाहिए बस। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो पीछे हमने क्या किया है, डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो हमने वहाँ भी बताया था इट इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। अब अगर ये मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ठीक है, जैसे हम लोगों ने ए वेक्टर लिखा था, उसी इसलिए मैंने वहाँ पे कहा था कि वो डायरेक्शन देने के काम आता है, मॉड ए कैप, जिसकी मान लो वेक्टर इसका 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, सिर्फ डायरेक्शन ही तो हमको इससे कहते हैं, हम बता सकते हैं इसकी, हम डायरेक्ट डायरेक्शन बता सकते हैं ना। इससे तो डायरेक्ट अगर यूनिट वेक्टर हमें पता है तो हमें तो डायरेक्शन तुरंत पता हो जाएगी, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन पता करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर काम आता है। इसके एक छोटा सा कहते हैं पॉइंट लिख दीजिए, इट इज़ यूज्ड टू शो डायरेक्शन। और एक बात आप लोग यहीं पे समझ लीजिए एक चीज़, जैसे कि मैंने ये बताया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर ए कैप। अब मान लो कहते हैं यूनिट वेक्टर नहीं है तो कैसे डायरेक्शन बताओगे, तो ये ए कैप दिख रहा है, ए कैप दिख रहा है, तो अब इसको क्या करो, ए कैप को ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये आपका डायरेक्शन बता देगा, ये आपका डायरेक्शन बता देगा। इसमें कोई कहते हैं बहुत, मैंने कहते हैं एकदम रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की है, बहुत ही सिंपल बात की है कि भाई फॉर्मूला था मैंने उसी को निकाल के ऐसे लिख दिया है, तो अब कहते हैं नई चीज़ आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी तक आप लोगों ने जितना 10th में पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो एक्सेस के बारे में, ये आपका भाई साहब वाई एक्सिस, ये आ गई आपकी जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और यहाँ पर लेकिन एक और एक्सिस होती है जिसे कहते हैं जेड एक्सिस। ये देखिए वाई इधर एक्स इधर और बाहर निकलता हुआ एक जेड, ठीक है, ये देखिए अब अच्छे से दिख रहा होगा, एक्स वाई और बाहर निकलता हुआ एक जेड, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमको ये बनाना पड़े, तो एक रूल याद रखिएगा कि x, जैसे मान लीजिए x बनाया तो इधर से आप y बनाएंगे, इधर से y बनाए, ठीक है, फिर y से आप z बनाएंगे और z से फिर x।
अब देखिए अगर हम इधर से करते हैं तो x से आप z नहीं बना सकते, ठीक है, ऐसा ना करना, डायरेक्शन इधर से है उधर से ही, ठीक है। z से देखो, अब z से अगर हमने शुरू करें तो z से क्या दिखा रहा है, x की तरफ, z से x बना सकते हो और x से y, इधर ऐसे ये ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है, x y z या फिर z x y, ये नहीं कि यहाँ x बना दिया, यहाँ z बना दिया, यहाँ y बना दिया, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल सा वैसे याद रखना है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें कहते हैं, ये भी रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो तीसरा टॉपिक है, मतलब तीसरा टाइप है, वो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, साथ लोग कहते हैं साथ में लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप नोट्स खुद के नहीं बनाओगे तो फिर बेकार है सब, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स, एक ऐसा वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। अब भाई कहते हैं ये थोड़ी सी कहते हैं आपको लोग रॉकेट साइंस लग जाएगा अचानक से कुछ बच्चों को, क्योंकि जैसे रॉकेट साइंस कुछ इसमें अभी है ही नहीं, मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर देखा जाए इसको मैं कहते हैं, ये तो भाषा हो गई, कोई पूछने नहीं वाला क्या था पोजीशन वेक्टर, ठीक है, वही हमारा पुराना डायग्राम, उसी से सब कुछ होना है, ये मूल मंत्र पकड़ लीजिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है, जैसे कि x की तरफ, जो डायरेक्शन x की तरफ जाता है उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो y की तरफ जाता है उसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो z की तरफ जाता है वो के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो चार मैग्नीट्यूड का फोर्स है और वो z डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4k कैप, ठीक है। अब मान लो कहते हैं 7 कहते हैं मैग्नीट्यूड फोर्स आई एक्स की तरफ के जा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे 7i कैप, इस तरीके से एक्स के डायरेक्शन में कोई भी चीज़ होगा तो उसको आई कैप के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वाई के साथ में होगा तो जेड के साथ, और अगर जेड की तरफ का होगा तो के की तरफ, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हो गई, बहुत बेसिक बात हो गई। अब मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, कोई मान लीजिए मैंने एक्स वाई और जेड ले लिया, ठीक है, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई साहब इस फिक्स्ड पॉइंट है ना, ओरिजिन को हमने फिक्स पॉइंट, ये ओरिजिन होता है, सब लोग जानते हैं ना, 0,0,0 ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने फिक्स मान लिया। अब मैंने कहा ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है, और नीचे के यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ये एक्स है ना, पॉइंट क्या दिखा रहा है यहाँ पर x, तो यानी x के रिस्पेक्ट में कितना चला होगा, x ही तो चला होगा, x ही चला होगा ना, x ही चला होगा। y के रिस्पेक्ट में कितना गया होगा, y, तो y ही चला होगा ना, ठीक है, y ही चला होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब, ये बताइए, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको जितने भी वेक्टर हैं उनको क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो अगर लिखना हो मुझको इसका, तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमने इसको r मान लिया, r रिजल्टेंट से r वेक्टर मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे मान लिया, ठीक है। लेकिन ये सब तो हो गई, मैं बताऊँ ये सब कॉमन बात हो गई। क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो इससे हमको तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं ना है, हमें तो कहते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन बहुत कम जगह पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मतलब है। मान लीजिए इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना हो ना, तो हम लिखते हैं अंडर रूट, पहला वाला कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं एक्स, ठीक है, और उससे माइनस एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। 0 0 क्यों लिया ये जान लीजिए, हर जगह 0 नहीं ले लेंगे पकड़ के, 0 0 0 हमने फिक्स पॉइंट माना है, वहाँ पर जो क्वेश्चन में फिक्स पॉइंट दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में माइनस करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर इसका कुछ अभी आ रहा है
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिकैप मार दे रहा हूँ एक बार। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो एक वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, उसका कहते हैं कि आप पोजीशन है। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया कि जो हमारा वेक्टर है वो हमारा सॉरी यहाँ पर एक हमने पॉइंट चूज़ कर लिया एक्स वाई जेड, और उसके बाद हमने एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश की। जब हमने इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालने की कोशिश की तो वो डायरेक्ट कहते हैं, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अंडर रूट करके। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, कोई कहते हैं मैंने बहुत बड़ा वो नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए आप पहले लगाते थे ना x2 माइनस x1 अपॉन सॉरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो भाई z आ गया तो z का और एक ऐड कर दो, कुछ इसमें नया नहीं है, सिंपल पोजीशन वेक्टर निकाला है, उसका हमको मॉड और डायरेक्शन कहते हैं। अगर आपको डायरेक्शन के साथ लिखना है तो आई कैप जेड के कैप सब मिला के लिख दो, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस पर कोई एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, ये बस आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मान लीजिए एग्जांपल मैं कहते हैं एक दो दे दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ठीक है, वो है कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब मान लीजिए इसका हमको मॉड निकालना, मॉड ऑफ ए, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, अंडर रूट पे जाना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 29 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं है हमको क्या है यूनिट, तो हम सिर्फ यूनिट लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे कि आप करेंगे, अभी कहते हैं वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए ये कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। बी कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे कहते हैं ये माइनस माइनस का अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अंडर रूट पे तो क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ही लिख रहे हैं। तो मॉड ऑफ बी अगर हमको लिखना हो तो बड़ी सरलता से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपली कितना आ गया, अंडर रूट 6 यूनिट्स। यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट्स। ठीक है, सरल था, आसान था, बिल्कुल बहुत आसान था ये। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिखा देता हूँ यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो भी एक अच्छा सा आसान सा सिखाएंगे। ठीक है, वही पीछे वाला रिस्पेक्ट मान के चलते हैं, जो हम लोगों ने पीछे वाला पढ़ा, तो इसी को रिस्पेक्ट मान कर चलेंगे। तो ठीक है, तो अब जैसे कि अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, कई बार जेई में पूछा गया है यूनिट वेक्टर के ऊपर। तो पूछा वैसे कम जाता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ इस पे ऊपर मिलेगा। ठीक है, वो पूरा वेक्टर लिख दीजिए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। पूरा वेक्टर कैसे लिखना है, एक्स आई कैप मैंने बताया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस हमने लिया था जेड के कैप। ठीक है, ये हो गया। और अपॉन हमने मॉड निकालना कैसे सीखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बस यही आपका क्या है, मैग्नेट वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का, ये यूनिट वेक्टर का ये एक ही बात है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही बताता है आपको। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हम इस पे कहते हैं ले लेते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग, हमको एक वेक्टर दे दिया भाई साहब, क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अब कहा कि निकालो, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर क्या, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर लिख दीजिए अपॉन में मॉड लिख दीजिए। तो मॉड ऑफ ए यहाँ से कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। तो ये कहते हैं डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन अंडर रूट 13। ये क्या हो गया, ए कैप हो गया। ऐसे सरल सरल एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 11th के, तो ये बहुत ही आसान सा था। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि हमने तो ये उसके रिस्पेक्ट में बताया, पोजीशन
सॉरी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने बताया कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसे निकालते हैं, जब कुछ ना दिया हो और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पूछा हो तो डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी दो के बीच में पूछ लिया, ठीक है, किसी दो के बीच में पूछ लिया तो कैसे निकालोगे? मान लो कहते हैं एक पॉइंट क्या है x, y, z और दूसरा पॉइंट है x1, y1, z1। अब इन दोनों के बीच में अगर पूछ लिया, इन दोनों के बीच में अगर पूछ लिया तो आपको डायरेक्ट कहते हैं वो कर देना है इसका मॉड। कैसे लिखेंगे आप मॉड? अगर इसका लिखना है तो अंडर रूट, आप इसको मान लीजिए x1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z का स्क्वायर, सब पे अंडर रूट रहेगा। ठीक है, ये तरीका है निकालने का इसका। और सेम पोजीशन वेक्टर भी है कि आप पूरा पूरा वेक्टर पहले लिख दीजिए। वेक्टर भी कैसे लिखेंगे? वेक्टर भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए आर कैप पूछा और वेक्टर मान लीजिए, जैसे कि हम लोगों ने उसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के प्लस जेड के कैप निकाला था, उसमें हम लोग x1 y1 k1 z1 का कहते हैं हम लोग करेंगे। उसमें हम कैसे निकालेंगे? x1 माइनस एक्स आई कैप ऐसे करके, इस तरीके से दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, प्लस y2 माइनस वाई के कैप प्लस z2 माइनस z1 जे कैप अपॉन में अंडर रूट, ये पूरा टर्म ऐसे क्या ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये लोग आप लिख लेना, कोई कहते हैं मैं लिखने नहीं वाला अब इसको आगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, अब उसको किसने कह दिया 2 3 -1 विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट b 1, -2, 1। अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा। ठीक है, मैंने मान लिया ये वाला वेक्टर ये है भाई साहब, मान लिया ये वाला वेक्टर ये है, तो लिखने का तरीका देखिए। ये क्या है? ये x वाले पे है ना, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है ना, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस आएगा, माइनस के 1 के कैप है, उनको डायरेक्ट के कैप लिखेंगे। अब मैंने मान लिया दूसरा वाला पॉइंट को b मान लिया, तो उसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आई कैप, 1 है तो 1 को ऐसे लिख देते हैं 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब हमने कैसे सिखाया था? सबसे पहले आर वेक्टर मान लीजिए लिखना है, आर के रिस्पेक्ट में हम सारा करेंगे। ठीक है, आप लोग रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर लिख के कर सकते हैं। मैं आर के रिस्पेक्ट में मैं आर लिख के करता हूँ। ठीक है, अब कैसे करना है तो हमने क्या सिखाया था, या तो इसको या तो इसके रिस्पेक्ट में कर लो या तो इसके रिस्पेक्ट में। मैं पहला वाला चुनता हूँ। ठीक है, 2 - 1 आई कैप। आप समझ रहे हैं ना किसके क्या मैं कह रहा हूँ? जैसे कि यहाँ पर भी जो होता है ना, अगर मैं x पहले मान लो x माइनस x1 करूँ तब भी चीज़ सही है, लेकिन फिर मुझको यहाँ पर भी y माइनस y1 और z माइनस z1 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x1 ही पहले रखा जाए, x भी पहले रखा जा सकता है, लेकिन फिर मुझको बाकी y को भी आगे रखना होगा, z को भी आगे रखना होगा। ठीक है, तो मैं पहले 2 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, 2 - 1 आई कैप प्लस मैं कर रहा हूँ 3, माइनस होना चाहिए लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 के कैप। ठीक है, प्लस -1 हो गया आपका, ये सॉरी जे कैप होगा, माफ़ कीजिएगा, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो हमारा आर जो आ गया वो कितना आ गया? आई कैप, इसको 1 आई कैप भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, प्लस 5 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, और अब अगर इसका क्या लिखना है आपको? मैग्नीट्यूड लिखना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ये क्या हो गया आपका 1। तो अंडर रूट ऐसे कर लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हम इसको निकाल चुके हैं तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको नहीं निकाला होता तो हमको भी वो तरीका लंबा सा 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, उसका 3 5 का स्क्वायर ऐसे करके होना पड़ता, वो आखिरी में सेम ही आता, लेकिन हमने इसको निकाल लिया था तो हमने इसके डायरेक्ट कर लिया। तो ये आ जाएगा कुछ अंडर रूट आपका 30। हमको आर कैप निकालना था। ठीक है, आर कैप निकालना है, तो आर कैप क्या हो गया? वैसे इसमें निकालना पोजीशन ऑफ द पॉइंट था, निकालना यही सब था।
लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अगर इसमें निकालना हो, ठीक है, तो क्या आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो आर वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट में 30। ठीक है, तो बहुत ही आसान अभी तक लेक्चर था, सिर्फ आपको कहते हैं शुरुआती में बताना था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। मैं तब तक लेक्चर वापस समेट देता हूँ आपका। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पोजेस करती हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करती हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसके एग्जांपल्स हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तभी एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड को हम मॉड में लिखते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा हमने, जीरो वेक्टर जिसमें पढ़ा जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है, उसको नल वेक्टर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बुक में बहुत जगह नल वेक्टर लिखा हुआ है। दूसरा, अब हमको यूनिट वेक्टर क्या करता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने को काम आता है वेक्टर को। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स को, एक्सेस को। फिर हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर पढ़ा। पोजीशन वेक्टर कैसे कहते हैं, हम लोग पॉइंट बताते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मैंने आपको सिखाया पोजीशन कैसे निकालते हैं। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराएं। ठीक है, बहुत सरल सरल एग्जांपल्स थे, कोई बहुत ज़्यादा कठिन था नहीं। और यहाँ पे मैंने बताया कि अगर 2 पॉइंट्स है तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं था, बहुत ही आसानी से किया गया था। तो ठीक है, आखिरी में मैं बस आप लोग को यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।